हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सीरीज। चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट ईयर में कहीं भी आया हो, चाहे वो बोर्ड में आया हो, चाहे वो नीट में आया हो, चाहे वो जेई में आया हो, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हो, बस उसका क्वेश्चन सीरीज उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए होता क्या है, किसी भी चैप्टर को हम रिवाइज कर लिए तो कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता है, कुछ हट जाता है। तो इस चीज के लिए एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो और नोट्स रिवाइज करने के तुरंत बाद आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। तो 1 to 1 हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ 1 minute ऑफ एन आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। एंगल ऑफ 1 minute, मिनट ऑफ अ आर्क का एंगल जो होता है उसको रेडियन में दर्शाना है। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो 1 minute ऑफ एन आर्क, ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो हमको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड देन हियर इज 1 मिनट। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। ये मिनट का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है। तो 1 minute इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री, ये आया समझ में? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 minute इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। होता क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। रेडियन में ही निकालना है, तो रेडियन में निकालना है तो ये हो गया आपका 1 minute इज इक्वल टू 1/60 ऑफ अ डिग्री। और इसको आप जब π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। ठीक, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये हो गया π/180, 1/60, ये हो जाएगा 1/60। 1 सेकेंड, 1/60, ये हो गया 1/60 इंटू π/180, डेट इज 3.14 इंटू 180। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। क्या किए? निकालना है 1 minute ऑफ एन आर्क कितने रेडियन के बराबर होता है। तो इसको निकालने के लिए हमको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री के बराबर हो गया और 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो जस्ट हम यहां रिप्लेस कर दिए डिग्री को π/180 रेडियन से। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। देन द ऑप्शन हियर इज ए। द ऑप्शन हियर इज ए। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन रीड कीजिए और पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। द यूनिट ऑफ अ थर्मल कंडक्टिविटी इज। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, dQ/dt इज इक्वल टू KA∆T/L। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या? व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? तो किसी भी मटेरियल का हीट कितना वो कैपेबिलिटी है हीट को
कंडक्ट करने का, इसी को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये आप 11th क्लास में आगे के चैप्टर में रीड कीजिएगा। इसका फॉर्मूला हुआ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। यहां पे हमको वैल्यू निकालना किसका है? यहां पे जो हमको वैल्यू निकालना है वो निकलेगा इस के का। ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हमको पता है डी क्यू बाई डी टी, ये क्या हुआ? ये हो गया हीट एनर्जी, दैट इज डी क्यू। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम एक पावर होता है जिसके लिए यहां पे साफ साफ दिया हुआ है वाट। वाट पावर का यूनिट है, मतलब कि डी क्यू बाई डी टी एनर्जी के रेट ऑफ चेंज को दर्शा रहा है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसको सिंपली वाट ले लो, या फिर वाट के अलावा अगर डायमेंशन फॉर्मूला में इसको रिप्लेस कीजिएगा तो अलग होगा। यहां हमको यूनिट में सारा ऑप्शन यूनिट में दिया हुआ है, तो हम सिंपली यूनिट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमको वैल्यू निकालना है के का। मेरे पास दिया हुआ है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, यही अवेलेबल है। के किसके बराबर हो जाए? के इज इक्वल टू डी क्यू इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। जरा ध्यान दीजिए, ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एल क्या है? लेंथ, उस पूरे मटेरियल का कितना लेंथ है जिसमें कंडक्टिविटी हीट कंडक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया पूरे मटेरियल का लेंथ और ये हो गया पूरे मटेरियल का एरिया। ये आपको सारा का डायमेंशन पता है, तो सारा का यूनिट भी पता है। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ये डी क्यू बाई डी टी है इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डी क्यू बाई डी टी जो है ये मेरे पास क्या है? डी क्यू बाई डी टी का यूनिट यहां पे वाट दिया हुआ है। डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू वाट दिया हुआ है, ये हम लिख देंगे वाट इंटू एल। एल लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है बेटा वो होता है मीटर, तो लेंथ का एसआई यूनिट हम मीटर ले लिए। इसके बाद एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर इनटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगेन एसआई यूनिट इज केल्विन, अगेन एसआई यूनिट इज केल्विन। ये हो गया कैपिटल के, डेट इज थर्मल कंडक्टिविटी, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसके बराबर। तो ये कैपिटल के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आया, यहां पे एक मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो तुम्हारा के बचेगा वो कितना बचेगा? सिंपली के मेरे पास यहां बचा, के कितना हुआ? के इज इक्वल टू डब्ल्यू डेट इज वाट इनटू, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर पे -1, ये केल्विन भी ऊपर गया, केल्विन पे -1। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट आया वो आया के इज इक्वल टू डब्ल्यू, मीटर की पावर -1, केल्विन की पावर -1। द ऑप्शन इज सी, डब्ल्यू डेट इज वाट, मीटर की पावर -1 एंड केल्विन की पावर -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सेम चीज है। आया समझ में? आया समझ में तो इसको उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। इन अ particular system, the unit of a length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram, 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be, ये आया हुआ है आपका AIPMT 1994 में, जब सीबीएसई कंडक्ट करती थी मेडिकल का एग्जाम। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी नीट का ही था। तो ये जो है अब हम बनाते हैं इसको। जब सॉल्व कीजिएगा तो नॉर्मल, ये तो एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो हमको पहले नॉर्मली वीडियो पॉज करके कर लो, हम करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली जो यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू
जो हम लिखेंगे वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इसी के बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे सारा सीजीएस में है, जो वैल्यू है दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो ये आपका सीजीएस यूनिट में है। अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, तो हम इसको कन्वर्ट करना शुरू किया सीजीएस में। तो ये जो है 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर ही हो गया। नो कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर है। अब देख कि ये बोल रहा है कि 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन है वो इस यूनिट में कितना वैल्यू कंडक्ट करेगा, इस यूनिट में कितना होगा 1 न्यूटन बराबर, यही चीज बोल रहा है। तो इसमें जो 1 सेकंड है यहां पे वो 0.1 सेकंड के बराबर है, और ये जो है ये है आपका 10 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम, और ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको हम अगर इस तरह से लिख लें, देखो अगर इसको हम इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, 100 इंटू 10 ग्राम लिख सकते हैं, इंटू ये 100 को स्प्लिट करके लिख लो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन। अब देख 1 सेकंड को अगर हम ऐसे लिखे 0.1 इंटू 10 सेकेंड, कोई दिक्कत? 0.1 इंटू 10 सेकेंड ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सेम चीज है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 सेकेंड के बराबर। बस इसी में हम बदलाव किए, 10 इंटू 0.1 सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर है तो 2 बार यही चीज करेंगे, 10 इंटू 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं। क्या किए, इसको हम स्प्लिट किए 100 इंटू 10 ग्राम, क्योंकि नया सिस्टम में जो है वो 10 ग्राम है, इस 1 यूनिट बराबर। फिर ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड को हम 0.1 इंटू 10 सेकेंड, 0.1 इंटू 10 सेकेंड के टर्म में इसको लिख लिया। ये चीज समझ में आया? अब देख यहां पे ये 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, और ये इधर जो नया सिस्टम का था 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर। ये न्यू सिस्टम का चीज को हम साइड करते जा रहे हैं, क्योंकि ये 10 ग्राम है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये न्यू सिस्टम को हम बस साइड करते जा रहे हैं। नीचे भी यहां से 10 और यहां से 10 मल्टीप्लीकेशन में है, ये 100 हो जाएगा इंटू 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, यही चीज है। अब देख यहां से 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आपके पास क्या बचा? 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो मेरे पास बचा वो बचा 10 इन 2 में ये पूरा नया सिस्टम, डेट इज जो 1 ग्राम था वो आपका हो गया कितना, 10 ग्राम इंटू नया सिस्टम में 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड के बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर। ये हो गया न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन जो पुराना में था वो कितने नया यूनिट के बराबर आया, यही चीज पूछ रहा है। तो ये कितने के बराबर आया, तो ये जो है ये हो गया आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10, ये पूरा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है 10 न्यू, ओ सॉरी यार, 10 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, 10 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट के बराबर हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देख इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चीज को समझना है। ये हम क्लास में भी करवाए हुए हैं, तो बस इसको समझ और समझ करके इसको करने का एक बार प्रयास करो। इसको उतार लो, देखो वापस से एक बार, फोर्स जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, इसका एसआई यूनिट 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हो गया, केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। इसके बाद क्या किए, इसको बस स्प्लिट कर लिए। मेरे पास वहां पे नया सिस्टम में 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकंड था। 1 सेकंड को हम 0.1 इंटू 10 सेकंड लिख सकते हैं। वही चीज स्प्लिट करके लिखे, जितना चीज बचा उसको इधर और नया सिस्टम को एक तरफ। ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पे 1 ग्राम जो है 10 ग्राम के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेकंड 0.1 सेकंड के बराबर है। ये पूरा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये हो गया 10 इंटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज 1 न्यूटन। क्लियर? तो ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। 10 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 1 न्यूटन। अब देख यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कितने न्यूटन के बराबर है, तो एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कितने न्यूटन के बराबर होगा? एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कितने न्यूटन के बराबर होगा? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 1/10 न्यूटन के बराबर होगा, डेट इज 0.1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे भी बच्चा कंफ्यूज होगा। जब हम ऑप्शन देखे तो ऑप्शन से हमको पता चला कि न्यूटन में दिया हुआ है। न्यूटन में दिया हुआ मतलब इसको हमको न्यूटन के टर्म में लेके जाना है। जब इसको हम न्यूटन के टर्म में लेके गए तब ऑप्शन आ रहा है 0.1 न्यूटन। ये 0.1 न्यूटन, ये हुआ इसका आंसर। इस पूरे को स्क्रीन पर लेते आया गया है। इसको उतार लीजिए। अब हम नया क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ये भी आपका नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। MSR इज 0 mm। CSR, ये हो गया MSR मेन स्केल रीडिंग। CSR इज 52 डिवीजन, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन given that 1 mm on a main scale correspond to 100 division on a circular scale. The diameter of a wire from the above data is. Diameter of a wire from the above data is. इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास करो। करो कोशिश। चलो करते हैं। क्या क्या डाटा अपने पास दिया हुआ था? जो डाटा दिया हुआ था वो दिया हुआ था मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 mm। इसके बाद 1 mm of 1 mm of main scale coincide with, corresponds with 100 सर्कुलर स्केल। यही दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। ऑन अ मेन स्केल corresponded 100 डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, यही चीज है। तो 100 डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल, ये हो गया अपना कहानी। आया समझ में? तो ये जो 1 mm ऑफ अ मेन स्केल corresponds टू 100 सर्कुलर स्केल, क्या दिया हुआ है? ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट काउंट का? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, डेट इज लिस्ट काउंट इज इक्वल टू
पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच जो है ये क्या होता है? द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज अ मिनिमम ऑन द मिनिमम डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन वही पिच है। तो ये हुआ आपका 1 और ये हो गया आपका 100, ये चीज है, ये सारा वैल्यू mm में है। तो ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 mm, 0.01 mm। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट तो आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? लिस्ट काउंट के बाद हमसे पूछ रहा था डायमीटर ऑफ अ वायर फ्रॉम द एबव डाटा, डायमीटर ऑफ अ वायर फ्रॉम द एबव डाटा। डायमीटर कितना होगा, मतलब कि वो जो वायर हम स्क्रू गेज से नापने का कोशिश कर रहे हैं वो कितना होगा। लिस्ट काउंट पता चल गया, अब हम डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। फॉर्मूला जो होता है वो होता क्या है? इसके लिए जो फॉर्मूला होगा डायमीटर ऑफ अ वायर, डायमीटर ऑफ अ वायर इज नथिंग बट MSR, मेन स्केल रीडिंग। जो भी आ रहा है मेन स्केल रीडिंग इसमें आ रहा है 0, ठीक है। तो मेन स्केल पे रीडिंग आ ही नहीं रहा, जो आ रहा है सर्कुलर स्केल पे आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग प्लस प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग जो आपका 0 है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आपका दिया हुआ है 52 mm, 52 mm दिया हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हम उसको सेंटीमीटर में, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में है। दो काम कर सकते हैं, चाहे इसको mm में ले लो, mm में ले लो तो आपका डायमीटर भी mm में आ जाएगा, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सिंपली यहीं पे रखो, इसको mm में लो। अगर आप mm में ले लो तो 0.01, तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 0.52 mm डायमीटर, 0.52 mm। अब देख यहां पे सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 0.52 mm आ रहा है। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको डिवाइड देंगे हम 10 से, और 10 से डिवाइड देने पे ये हो जाएगा आपका 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.052 सेंटीमीटर ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर 4, ऑप्शन डी, ठीक है। 0.052 MSR दिया हुआ था, CSR दिया हुआ था। 1 mm जो मेन स्केल का है वो कॉन्साइड करता है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, करस्पॉन्ड टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो एक पिच का जो वैल्यू आया वो आया 1 अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल आ गया 100, दैट इज NP/N इज इक्वल टू लिस्ट काउंट, ये है 0.01 mm। यहां से हम सारा वैल्यू कन्वर्ट करके निकाल लिए, चाहे इसको आप mm में कन्वर्ट करो, चाहे इसको लास्ट में आंसर निकाल करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। आया समझ में? कोई दिक्कत? वीडियो पॉज कीजिए, इसको उतार लीजिए, एक बार सोचिए क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट है ये इस बार वर्नियर कैलिपर। रीड करते हैं क्वेश्चन को। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। यहां पे वेरिएबल के साथ खेल रहा है, कुछ नहीं है, सिंपली अंडरलाइन करो। कोई भी क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, जो डाटा दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करो और बाद में उसको नोट डाउन कर लो। फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
n division of vernier scale coincide with n minus 1 division of main scale. The list count of a vernier caliper is, तो लिस्ट काउंट कितना होगा वर्नियर कैलिपर का, क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाएं। तो वापस से देख लेते हैं यहां पे इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा ये चीज, तो बनाया जाए। इसमें बोल रहा है कि n डिवीजन ऑफ, क्या था, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पर सेंटीमीटर। तो n डिवीजन जो है वो है आपका पर सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। इसके बाद वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, n माइनस 1 डिवीजन के साथ। वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस 1, ये आपका कॉन्साइड कर रहा है। होता क्या है फॉर्मूला कि n डिवीजन ऑफ, ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन, n मेन स्केल डिवीजन किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, n माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। लिस्ट काउंट निकालना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आंसर निकालना है लिस्ट एस डी। क्वेश्चन रीड कर ले, यहां दिया हुआ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन। ओह वही सोच रहा था। तो 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n MSD। कोई दिक्कत नहीं। n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD, तो 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n MSD के बराबर, ठीक। ये के लिए हुआ। अब देखो ये हमको पता चल गया, तो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये चीज जो है 1 MSD इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n MSD, ठीक है। तो यहां पे जो मेरे पास बचेगा 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n MSD। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू m, ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू MSD। तो सॉल्व कीजिए इसको, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल MSD। तो अगेन ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1 अपॉन n MSD, ठीक है। 1 अपॉन n MSD, ये चीज समझ में आया। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो भी है वो मेरा ऑप्शन सेंटीमीटर में, सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो मेरा जो आया है यहाँ पे, ये आया है कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपॉन n MSD। एक MSD कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 1 MSD इज इक्वल टू 1 बाय n सेंटीमीटर। यही चीज तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लो तुम 1 बाय n इंटू 1 बाय n सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट जो अपना आ जाएगा वो होगा आपका 1 बाय n का होल स्क्वायर का सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करो, बार बार पेज स्लाइड करने में वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन में कंफ्यूजन हो सकता है, जो मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। इसको छोटा करके आप एक साथ सारा सॉल्यूशन लिख लो। चलो एक बार देखो, n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD। यहां से हमको पता चला 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n MSD।
लिस्ट काउंट इसके बराबर सारा चीज इधर से आ गया। लिस्ट काउंट इज 1/n MSD और 1 MSD पर सेंटीमीटर था, तो यहां से हो गया 1/n सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर, 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर। उतार लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इफ द error in the measurement of a radius of a sphere is 2%, then the error in the dimension determining the volume of a sphere will be। जब रेडियस मेजर करने में 2% का एरर आ रहा है तो पूरे वॉल्यूम को मेजर करने में कितना परसेंट का एरर आएगा, यही चीज पूछ रहा है एरर एनालिसिस का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक बार आप इसको देखो, कोशिश करो खुद से बनाने का। हाँ, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंपल एरर एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो एरर आएगा वो सिर्फ इसको मेजर करने में आ रहा है तो इसमें भी आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म का एरर से लेना देना नहीं है। तो जब इस कांस्टेंट टर्म का एरर से लेना देना कुछ भी नहीं है तो सिंपली हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। और नेग्लेक्ट करने के बाद जो एरर का फॉर्मूला होता है डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है इसका कोई लेना देना नहीं है, इनटू जो भी पावर रहता है वो आ जाता है 3 इनटू इसका एरर, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर बाय आर। यहां पे परसेंटेज एरर दिया था, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। परसेंटेज एरर दिया हुआ मतलब कि जो वैल्यू दिया हुआ है डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल आर बाय आर इंटू 100। ये परसेंटेज एरर होता है। तो डेल आर बाय आर इंटू 100, परसेंटेज एरर दिया हुआ है डेल आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, इज इक्वल टू 2%। हमको वैल्यू निकालना है इसका। तो इसका वैल्यू जो निकलेगा ये हो जाएगा डेल वी बाय वी परसेंट, मतलब कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। Percentage error in volume is equal to 3 into percentage error in radius, that is 2%। तो ये हो गया आपका 2% percentage error in radius। Del V by V into 100 is equal to 6% percentage error, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आया आपका 6%, ऑप्शन नंबर बी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। अब हमको पता चल गया डेल वी बाई वी इज इक्वल टू पावर इनटू डेल आर बाय आर। फॉर्मूला सबको पता है, जो भी मेरा क्लास किए हैं या फिर कहीं से पढ़े हैं।
ठीक है, डेल वी बाई वी इंटू 100 × 3 ये 100 क्यों लिए? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है परसेंटेज एरर द रेडियस द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। ये परसेंट नहीं दिया होता, 0 पॉइंट समथिंग दिया होता प्लस माइनस के साथ, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन ये परसेंटेज एरर शो कर रहा है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई किए और फिर इसको सॉल्व किए, तो आंसर आया 6%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नोट डाउन कर लो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देन E by G has the dimension of, E by G has the dimension, मतलब कि E by G का हमको डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। E by G का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हम पहले E का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, फिर G का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो, तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ई डेट इज एनर्जी। एनर्जी वर्क के बराबर होता है, वर्क और एनर्जी का सेम होता है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक, अब जो जी है डेट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए कैसे निकलेगा? हमको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके लिए सीधा डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। F के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टी माइनस 2 और G m1 m2 दोनों मास है, m एंड m अपॉन r, ये लेंथ के लिए लिखाएगा तो l का स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। m l t माइनस 2 इंटू l का स्क्वायर अपॉन m इंटू m डेट इज m का स्क्वायर। m से एक m कैंसिल, l का क्यूब, ये ऊपर जाएगा, ये आपका g के बराबर होगा, ये g के बराबर होगा। सिंपल मोशन में इसको सॉल्व कीजिए, करो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ये आया मेरा g का वैल्यू। g का डायमेंशन फॉर्मूला, g का डायमेंशन फॉर्मूला आया g इज इक्वल टू m माइनस 1 l क्यूब इंटू टी माइनस 2, ये g आया। e मेरे पास है m l स्क्वायर टी माइनस 2, e है, g है, रेशियो लेना है आपको e बाय जी का। रेशियो किसका लेना है? e बाय जी का। दोनों चीज मेरे पास अवेलेबल है, तो सिंपली अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, E है, G है, इसको सॉल्व करो। E बटे G, तो E है आपका m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन G हो गया m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ठीक है, अब देखो t माइनस 2 कैंसिल, m माइनस 1 है, ऊपर m है, तो ये ऊपर जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा m इंटू m, L2 इंटू एल की पावर माइनस 3, जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा m स्क्वायर एल की पावर माइनस 1, m स्क्वायर एल की पावर माइनस 1, m स्क्वायर एल की पावर माइनस 1, और t जो है वो हो जाएगा 0, t की पावर 0, कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो m स्क्वायर एल माइनस 1 टी की पावर 0,
7 नंबर ऑप्शन ए। कोई दिक्कत आया समझ में? जी और ई, जी और ई का रेशियो लिखना है ई बाय जी। ई एनर्जी होता है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए और इसको सॉल्व कर लिए। क्लियरली समझ में आया? पॉज करो वीडियो को और इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A physical quantity of the dimension of a length that can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught is। यही है। ए ये पूरा, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार थिंक आउट करो कि बनेगा कैसे। अगर ये क्वेश्चन बन गया, समझ लो डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड हर क्वेश्चन बन गया। ये नीट 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिटरली इससे पता चलता है, इसमें हम ट्रिक बताएंगे बनाने का कि क्वेश्चन किस तरह से और बन सकता है। जब आपको क्वेश्चन से ना समझ में आए तो ऑप्शन से भी सॉल्यूशन बनता है। ये यही क्वेश्चन सिखाता है। तो हम आपको समय दे रहे हैं, इसको सोचो और बनाने का प्रयास करो। ठीक है, किया जाए। सबसे पहले जो 11th क्लास में है उसके लिए ये वाला पूरा टर्म कुछ नया दिखेगा। ये वाला पूरा टर्म कुछ नया दिखेगा, इसके बारे में जानकारी ले लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके लिए कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है, यही नहीं होता है। इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन कुछ यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और सी जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट। सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट, जी अभी बताए थे ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक, ये आपका सेम नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही कुछ पार्ट दिया हुआ है इसमें। सॉरी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एफ ई, ये जो होता है वो होता है Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम के भी बोलते हैं, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो ई स्क्वायर दिया हुआ है ये आपको कुछ इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हुआ है। ये चार्ज जो Q1 Q2 लिखे यही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तो जिसको ले लिया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका यहां पे F इंटू आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर, अगर चार्ज दोनों ई है तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन ये आर इधर चल जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है? F इंटू आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, F इंटू आर स्क्वायर के बराबर ये पूरा वैल्यू है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हमको सारा कहानी इसमें लेके आना है। पी क्यू ऑफ अ डायमेंशन ऑफ अ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन निकाला है जो फॉर्म्ड होता है सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखिएगा। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेगी ये पूरे वैल्यू के लिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M L
टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स के लिए हो गया और आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर। तो इस पूरे वैल्यू के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ये आया समझ में? क्लियर? अगर ये समझ में आया तो मेरे पास एक का वैल्यू पता चल गया, डेट इज इसका डायमेंशन हमको लिख लिए। अब हमको लिखना है जी का डायमेंशन। तो जी का डायमेंशन कितना होता है ये भी देख लो। तो जी का डायमेंशन जो है वो हो जाएगा, अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में जी का डायमेंशन निकाले हैं, तो इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन से हम जी का डायमेंशन डायरेक्ट ले लो। जी का डायमेंशन यहां निकाले थे एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। शॉर्टकट? अरे सर होशियारी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका जी का, जी हो गया एम माइनस वन टी एल क्यूब एल क्यूब टी माइनस टू। इसका डायमेंशन पता चल गया, इसका डायमेंशन पता चल गया। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो सी के लिए जो डायमेंशन है वो भी देख लेते हैं। तो सी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? तो सी का डायमेंशन जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला जो ऑप्शन में दिया हुआ वो लेंथ के लिए लिखा हुआ है इस तीनों के टर्म में। अगर हम इसको सॉल्व करें और एल आ जाए, वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर इसको हम सॉल्व करें और वैल्यू लेंथ आ जाए, मतलब कि लेंथ के लिए यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब हम जब लिखना शुरू करते हैं, देखो ज्यादातर क्वेश्चन में 1/c², 1/c², c² 1/c, हम यहां निकाले हैं c। अगर हम c² निकाल ले तो क्या होगा? c² हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये c² का वैल्यू है, और 1 माइनस c² जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन एल स्क्वायर अपॉन टी माइनस टू, ये हो गया एल माइनस टू टी की पावर 2, ये हो गया 1/c² का वैल्यू। ये तीनों वैल्यू आ गया। अब हम पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जो है वो है 1/c² जी इंटू ई की पावर ए स्क्वायर अपॉन, इसके लिए 1/c²। तो हम बस पहला ऑप्शन जो है आपका उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है 1/c² इंटू जी इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/c² जी इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही दिया हुआ है, कंफर्म हो जाओ। इसके पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, यही दिया हुआ है। तो 1/c² के लिए डायमेंशन क्या आया? 1/c² के लिए डायमेंशन आया एल की पावर -2t² इंटू जी के लिए जो डायमेंशन आया वो आया था m -1 एल क्यूब टी -2। ठीक है, इंटू ये पूरे वैल्यू के लिए डायमेंशन आया है यहां पे m एल क्यूब टी -2। कोई दिक्कत? अब देख, ये पूरा 1/2 के टर्म में, ये पूरा वैल्यू 1/2 की पावर पे है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। L -2 t की पावर 2, ठीक है, इधर हो गया
m-1 m कैंसिल, तो ये हो जाएगा l की पावर 6 t की पावर -4 अपॉन 1/2। ठीक है, रूट से बाहर लेके आइएगा, रूट से बाहर लेके आइएगा, ये l की पावर -2 t की पावर 2, ये 1/2 है। रूट के अंदर ये पूरा वैल्यू इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, रूट के अंदर ये पूरा वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, l की पावर 6 अपॉन t की पावर 4। l-2 t की पावर 2 इंटू l³ अपॉन t की पावर 2, रूट से बाहर आएगा तो, ठीक है। t की पावर 2 t की पावर 2 खत्म, l-2 l-3 बचेगा क्या, l। यही तो निकालना था कि l इनमें से किस वैल्यू के बराबर है। तो हमको पहला ऑप्शन ही पता चल गया, ये पूरा वैल्यू जब हम इसका डायमेंशनली सॉल्व किए l के बराबर है। जब डायमेंशनली सॉल्व किए ये l के बराबर है, तो ये पूरा वैल्यू इसके बराबर आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। यही करेक्ट आंसर। अगर इसमें l नहीं आता तो हम किसी और वैल्यू पे मूव करते, इसी में आ गया l, तो मेरा ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन समझ में है कैसे बनता है। क्वेश्चन जो बन रहा है इसको सिंपल भाषा में F निकाले, वो F ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दिया हुआ था, तो उसको हम सॉल्व किए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीज F इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखे, G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखे, C के लिए लिखे, C स्क्वायर के लिए लिखे तो 1/c स्क्वायर के लिए भी लिख लिए, क्योंकि पहला ऑप्शन 1/c स्क्वायर के टर्म में था। इसको फिर सारा डायमेंशन फॉर्मूला रखे और सॉल्व किए, तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है L, और हमको लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना था कि उसका फॉर्मूला क्या है जो L के बराबर होगा। यही चीज है। आया समझ में? इसको पॉज करो और 1 बाय 1 इसको उतार लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, लेकिन सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमको इजी क्वेश्चन लग रहा है। A pair of a PQ having the same dimension formula is, मतलब कि इस दोनों का फॉर्मूला सेम, इस दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इस दोनों का सेम। इनमें से किस दोनों पेयर का इसमें से किस पेयर का फॉर्मूला सेम है? ओके, फोर्स एंड टॉर्क। अरे दादा, फोर्स एंड टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड इंपल्स, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, सबका फॉर्मूला लिखना शुरू करो। फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m/l(t-2)। टॉर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस f इंटू डी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, इसके साथ टॉर्क का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला, इसके साथ डी साइन थीटा का टर्म ऐड हो जाता है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा ml²t-2। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दोनों का अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क एंड एनर्जी पढ़ने के साथ हमको समझ में आ गया था कि वर्क एंड एनर्जी, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml²t-2। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने का मन है तो इसको लिख लो। फोर्स होता है ml²t-2, और इम्पल्स जो होता है वो होता है f इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका ml(t-1), लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम m इंटू वी। ये हो गया ml(t-1), एंगुलर मोमेंटम mvr साइन थीटा, और i इंटू ओमेगा, जो भी फॉर्मूला लगाना है, mr साइन थीटा। तो m के लिए m l(t-1) इंटू l, ये हो जाएगा ml²t-1।
ये भी फॉर्मूला इस दोनों से अलग है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? फोर्स, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, फोर्स इनटू इंपल्स एंड लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a equation is given as p plus a by v square is equal to b upon theta by v. Theta is the absolute temperature, where p is a pressure, v is a volume and theta is the absolute temperature. If a and b are the constant, then the dimension of a gas equation है, then the dimension of a will be, a का डायमेंशन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने दिया हुआ हो, जब भी किसी चीज का डायमेंशन निकालने दिया हुआ हो, तो हम एक चीज पढ़े थे, टॉपिक है होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेम यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब जब हम ऐड कर रहे हैं तो किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करेंगे, मीटर को मीटर के साथ ऐड करेंगे, या सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा तभी ये जुटेगा और इक्वेशन करेक्ट होगा। अगर इसका यूनिट बराबर नहीं होगा तो ये एक दूसरे के साथ समअप नहीं होगा। क्लियरली? तो अब हम इसका मतलब कि जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। यही बोलता है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ P is equal to dimension of A by V square. V is a volume and P is a pressure. तो प्रेशर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है MLT -2, एरिया हो गया आपका L स्क्वायर। तो ये हो गया M L -1 T -2 इज अ प्रेशर। तो प्रेशर के लिए जो डायमेंशन आया वो है M L -1 T -2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन डायमेंशन ऑफ A जो निकालना है, और V का डायमेंशन होता है L क्यूब, तो V स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा L की पावर 6। ठीक है, V का डायमेंशन होता है L क्यूब, तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा L की पावर 6। ठीक है, चलो सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ। तो A इज इक्वल टू M L -1 T -2 इंटू L की पावर 6 इज इक्वल टू A के बराबर में यही हो गया। तो ये चीज हो गया आपका L -1 L की पावर 6, तो ये हो जाएगा L की पावर 5 T -2, A आ गया। ऑप्शन नंबर A आया समझ में? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? हम किसी भी टर्म को उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के साथ जोड़ सकते हैं। अगर ये आपका प्रेशर है, पास्कल्स है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में है, तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, तभी एक दूसरे के साथ जुटेगा। तो सेम चीज की, द डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर।
यहां से हम इसको सॉल्व किए, ए का डायमेंशन निकाल लिए जिसका वैल्यू पूछ रहा था, ए का डायमेंशन हो गया। आज हम सॉल्व किए नीट का कुछ क्वेश्चन, जे एडवांस का कुछ क्वेश्चन, हम सारे कॉन्सेप्ट को खंगालने की कोशिश किए। आपका यूनिट कन्वर्जन भी आ जाया क्वेश्चन में, आपका डायमेंशन फॉर्मूला भी आया, होमोजेनिटी भी आया, एरर एनालिसिस भी आया, और जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन आपके एक एक कॉन्सेप्ट को खंगाल देता है और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब